Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I'm your friend, your guider निशा शर्मा. Hope you all are fine. So guys, हम अपना 9 बजे वाला प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं जो कि साइकोलॉजी का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है. जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं या पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं, हमारा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम को. किसी भी स्टेट के आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल सिद्ध होने वाला है चैनल, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो. ठीक है, तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम, जिसमें साइकोलॉजी कह दो, सीडीपी कह दो, मनोविज्ञान कह दो, बाल विकास कह दो. इसका हम चैप्टर वाइज जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि कंटेंट ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर करवा रखा, आप उनको देख सकते हैं. तो ये जो कंटेंट है ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप DET+B का दे रहे हो, चाहे KVS दे रहे हो, सुपर टेट, MP टेट, UP टेट, मतलब किसी भी टाइप का टेट एग्जाम दे रहे हो तो ये सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रहने वाला है. तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है. मतलब इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए. तो डिस्कस कर लेते हैं आज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जिसको आप बोलते हो NCF 2005. और ये टॉपिक आपको पता है हर एग्जाम में कंफर्म आ रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है आज का अपना. क्वेश्चंस के बीच इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, कंटेंट ऑटोमेटिक आपका होता रहे. एंड अगेन थैंक यू सो मच गिविंग सो मच लव टू दिस सीरीज. ये सीरीज आपकी सबकी फेवरेट बनी हुई है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस सीरीज को पढ़ाना. ठीक है भाई. हाँ, तो एनसीएफ को इन शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट लेवल पे समझ लेते हैं एनसीएफ को. एनसीएफ क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005. आपको पता शिक्षा में जितने भी बहुत सारे परिवर्तन आप देख रहे हो, शिक्षा में डे बाय डे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. कभी आपको पेडागोजी आ रहा है, कभी एजुकेशन मैक्सिम आ रहे हैं, कभी सूत्र आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है. तो जितने भी चेंजेस ये शिक्षा के अंदर हो रहे हैं ये सारे बेसिकली एनसीएफ के बाद एनसीएफ में हुए थे. ठीक है, 4 एनसीएफ जो है हमारे इतिहास कह दो, हमारी एजुकेशन हिस्ट्री है उनमें आए थे, जिनमें लेटेस्ट दस्तावेज माना जाता है एनसीएफ 2005. अब आप कहोगे मैम लेटेस्ट कैसा हो गया, क्योंकि 2022 अभी नया लागू नहीं हुआ है, तो अभी तक कोई भी नया मतलब बीच में कुछ भी नहीं आया ना, इसीलिए इसी को शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज कहा जाता है, जो कि प्रोफेसर यशपाल कमेटी, यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ को जो है लागू किया गया था. इसके तहत एजुकेशन में बहुत सारे चेंज किया गया था. मेन पॉइंट रखा था कि भाई बच्चों को सिखाना चाहिए विद द लर्निंग, जो मेन इसका सूत्र रहा था लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बिना मतलब बोझ के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए. मुख्य बिंदु रहा था करके सीखना. तो दो अलग अलग पॉइंट है भाई. मेजर फार्मूला या मेजर सूत्र रहा था लर्निंग विदाउट बर्डन, और मेजर पॉइंट रहा था करके सीखना. तो इस चीज पर जोर दिया गया था. इसके अंदर ये बताया गया था कि 5 उद्देश्य होते हैं, फिर ये बताया गया था किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है. तो इन शॉर्ट ऐसा ऐसा कुछ था. बाकी हम कंटेंट नहीं पढ़ रहे, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस में जो बातें आती रहेंगी वो साथ साथ एक्सप्लेन होती रहेंगी. मेरे साथ आप भी आंसर देने का कोशिश जरूर करें. फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द टीचिंग प्रोसेस द चिल्ड्रन इज. शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? टीचिंग प्रोसेस के अंदर जो विद्यार्थी है वो क्या है? देखेंगे टीचिंग प्रोसेस तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंटरव्यूइंग वेरिएबल है, या फिर मीडिएटर, या फिर क्या बोलते हैं नन ऑफ दीज है. तो ध्यान से समझेंगे वेरिएबल्स क्या है. मतलब शिक्षा की टीचिंग जो प्रोसेस है उसमें विद्यार्थी क्या है, आश्रित है, स्वतंत्र है, या मध्यस्थ है. तो एजुकेशन के ये 3 वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है. शिक्षा के 3 वेरिएबल्स होते हैं, एजुकेशन के 3 वेरिएबल होते हैं. तो सबसे पहला जो एजुकेशन का वेरिएबल है, मुझे पता है यहाँ बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे, और आप आंसर गलत कर भी रहे हो सारे के सारे. ठीक है, बहुत सारे गलत कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन मैं समझा भी चुकी हूँ पेडागोजी के अंदर. देखो शिक्षा में 3 वेरिएबल्स होते हैं. एक तो 3 ध्रुव होते हैं और 3 वेरिएबल्स, दो अलग चीजें समझेंगे एक बार ध्यान से. शिक्षा में 3 वेरिएबल्स होते हैं. एक होता है आपका टीचर, ध्रुव कह दो, वेरिएबल कह दो, चरण कह दो, कुछ भी. एक होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट, और एक होता है जो आपका करिकुलम, पाठ्य वस्तु, पाठ्यक्रम, मतलब ये वाला. ये 3 वेरिएबल होते हैं एजुकेशन के, जो जॉन डीवी ने दिए थे. जो किसके द्वारा दिए गए थे? जॉन डीवी के द्वारा दिए गए थे. एडम्स महोदय ने भी दिया था. एडम्स ने एजुकेशन में 2 वेरिएबल्स बताए थे. ठीक है, एडम्स ने एजुकेशन के अंदर 2 वेरिएबल बताए थे, एक टीचर और एक स्टूडेंट. ठीक है, एक टीचर और एक स्टूडेंट, 2 वेरिएबल बताए थे एडम्स ने. एडम्स के हिसाब से जो शिक्षा है वो द्विमुखी प्रक्रिया है. शिक्षा क्या है? द्विमुखी प्रक्रिया है. लेकिन
जो जॉन डीवी है बाद में आके कहता है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया होती है, शिक्षा में 3 ध्रुव होते हैं, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है और एक पाठ्यक्रम होता है, पाठ्य वस्तु होता है। इसी चीज को एनसीएफ ने अपने तरीके से बताया और एनसीएफ ने कहा शिक्षा के अंदर 3 वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें इसने बताया भाई एक तो डिपेंडेंट, इसने ना नाम बदल दिया, इसने कह दिया एक डिपेंडर है, एक इंडिपेंडेंट है और एक वेरिएबल है। तो आप खुद बताओ भाई इंडिपेंडेंट कौन सा होगा, डिपेंडेंट कौन सा है। अब एक जनरल सी बात बताऊंगी, आप मुझ पे डिपेंड हो या मैं आज आप पे डिपेंड हूँ, सच्चाई तो ये है कि हम एक दूसरे पे डिपेंड है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि मैं आप पे डिपेंड हूँ, आप मुझ पे डिपेंड है। मैं आपको क्लास दे रही हूँ तो आपको अच्छा लग रहा है, आपका प्यार मुझे मिल रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है। रियलिटी तो क्या है, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। बट जब शिक्षा की बात आई तो सीधी सी बात है, टीचर गाइडेंस कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए ज्यादा मैटर करती है ना। तो यू आर मोर डिपेंड देन मी, आप मुझसे कहीं ज्यादा डिपेंड है मुझ पे, मेरी गाइडेंस पे, मतलब किसी की भी टीचर की गाइडेंस पे। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, नॉट आई एम टेलिंग कि या यू आर डिपेंड ऑन मी, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो यू आर मोर डिपेंड ऑन मी, आप मुझ पे ज्यादा डिपेंड है, तो इसका मतलब यू आर डिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट। टीचर स्वतंत्र चर होता है, विद्यार्थी आश्रित चर होता है, ठीक है। माना साइकोलॉजी कहती है बच्चा हमारा बाप बन गया, बच्चा हीरो बन गया है, बच्चे को कुछ मत बोलो, लेकिन जो रियलिटी है कि बच्चा आज भी अध्यापक के ऊपर डिपेंड है, आज भी आप अध्यापक की गाइडेंस के ऊपर डिपेंड हो। तो ध्यान रखना, जो स्टूडेंट होगा वो डिपेंडेंट होगा, ठीक है, जो स्टूडेंट होगा वो डिपेंडेंट होगा और जो टीचर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। तो टीचर को हम स्वतंत्र चर बोलेंगे और स्टूडेंट को हम क्या बोलेंगे भाई, आश्रित चर, ठीक है। आश्रित मतलब स्टूडेंट क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, टीचर हो गया इंडिपेंडेंट, और जो मध्यस्थ चर है मीडिएटर चर या इंटरव्यूइंग चर, इसका मतलब होता है जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं, जो आपका कंटेंट है, जो ये बीच में मेरी पीडीएफ चल रही है, तो दिस इज कॉल्ड मीडिएटर या मध्यस्थ चर, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, मीडिएटर या मध्यस्थ चर, ठीक है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 एम्फेसिस। एनसीएफ 2005 बल देता है किस चीज के ऊपर, एनसीएफ 2005 बल देता है, लतिका कॉमर्स की क्लासेस अचीवर एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगी, यू कैन चेक। एनसीएफ 2005 एम्फेसिस करता है, एनसीएफ 2005 बल देता है। तो एनसीएफ 2005 किस चीज पर बल देता है, देखिए, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर, रॉट लर्निंग, रट्टा मार लो भाई, रट्टा ऐसे मारते थे पहले रट्टू तोते की तरह, कहीं से एक शब्द गलती से बच्चा भूल गया तो पूरा क्वेश्चन ही भूल जाता था। तो आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, ठीक है, आपको रट्टू तोता नहीं बनना। ऑन सॉल्विंग, समस्या हल करने पर या सभी पर। तो देखिए एनसीएफ 2005 बल देता है, रटने पर बल देता है, नहीं देता है। आपको पता भाई ये रटने पर बल नहीं देता, कुछ बच्चे लिख रहे ऑल ऑफ दीज। कंटेंट को समझो, पॉइंट को समझो, देन अपना आंसर दो, और आंसर्स मेरे साथ सभी देंगे, इवन मेरे से ज्यादा एडवांस देंगे, ठीक है। हाँ, अब आपको पता है एनसीएफ या रटने पे कहाँ बल देता है, जब एनसीएफ रटने पर बल देता ही नहीं है तो हाउ कैन यू से कि एनसीएफ रटने पर बल नहीं देता। तो जब भी आपके 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन गलत हो जाता है तो अपने दिमाग को फिट कर लो कि ऑल ऑफ दीज तो होगा ही नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत हो जाता है तो मेक श्योर आपका जो ये वाला आंसर है वो हो ही नहीं सकता, तो ये तो सोच के चला करो, ठीक है। तो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर क्या है, एनसीएफ बल देता है करके सीखने पर, तो आंसर रहेगा 1, आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है सीखने, किसने कहा था। तो दिस इज द स्टेटमेंट, और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट को एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, देर इज नो शॉर्टकट फॉर लर्न द स्टेटमेंट्स। उनका कोई शॉर्टकट नहीं होता, जो भी प्रीवियस एग्जाम में आए, जो भी हम पढ़ रहे हैं, आपको बस वो एज इट इज लर्न करनी है, उनमें से कोई एक आधा रिपीटेड आ जाएगा, ठीक है। तो रॉस, तो ये जो स्टेटमेंट कही थी कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है, तो ये स्टेटमेंट रॉस महोदय के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा कही गई थी भाई, रॉस महोदय के द्वारा। रॉस आपको याद होगा, रॉस की एक और स्टेटमेंट आती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉल्स मैच्योरिटी, चाइल्डहुड को, मतलब जो चाइल्डहुड है अपना, जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को फॉल्स मैच्योरिटी का जो एज कहा था वो किसने कहा था भाई, रॉस महोदय ने कहा था, ठीक है। बाल्यावस्था को ये जो कहा था ये किसने कहा था, रोस महोदय ने। नेक्स्ट है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रिकमेंड सम एक्शंस टू प्रमोट पीस एजुकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर लिस्टेड ऑफ करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। भाई शांति की शिक्षा होनी चाहिए, पीसफुल एजुकेशन होनी चाहिए, तो ये अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है,
तो आपको किसे सूचीबद्ध किया गया है, मतलब पाठ्यक्रम रूपरेखा में किसे सूचीबद्ध किया गया है। एसएससी चंडीगढ़ का बैच मुझे बिल्कुल याद है, इस संडे एक्चुअली मैं बाहर चली गई थी, रियली सॉरी फॉर दैट। और 2-4 दिन के अंदर आपको ना फोन करने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन में ऐप पर देख लेना, आपको ऊपर ऊपर एसएससी चंडीगढ़ का बैच मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू अन्नू। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है, तो कौन सी वो चीज है जिसको शांतिबद्ध तरीके के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स फॉर द रेस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द वुमेन, महिलाओं के प्रति सम्मान जिम्मेवारी का दृष्टिकोण विकसित करना। मोरल एजुकेशन शुड बी इंक्रीज, नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। शांति, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बोला उन्होंने। शांति शिक्षा को अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। ये बोला है कि भाई जो भी आपका एक दृष्टिकोण है समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति, हर चीज के प्रति, उस दृष्टिकोण को आप बढ़ाने, मतलब उस दृष्टिकोण को आप बढ़ावा देने दो। तो इसलिए आंसर रहेगा क्या, 1। आंसर रहेगा आपका 1, यस। नेक्स्ट है, इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क व्हाट वाज डिस्कस्ड। 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की बात की गई है, मतलब 2005 में किसकी बात की गई है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में किसकी बात की गई है, देखते हैं। नॉलेज इज परमानेंट एंड इट्स गिव द नॉलेज डेवलप्ड एंड फॉर्म्ड, ज्ञान स्थायी होता है, दिया जाता है। ज्ञान से विकास होता है और उसकी संरचना होती है। भाई आपका ज्ञान स्थायी होता है, आपके ज्ञान से आपका विकास होता है, और ज्ञान से विकास होता है और उसकी जो है संरचना की जाती है, ये बताया गया है। ठीक है, बी फॉर्म एकेडमिक सेंटर्ड, हाँ बिल्कुल प्राइस कम रखूंगी, क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया है अब एकेडमी के ऊपर जो भी नए कोर्स आया करेंगे वो सस्ते आएंगे। ठीक, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक द कंटेंट ऑलवेज बेस्ट एंड प्राइस डिक्लाइन। लेकिन जो कोर्सेज चल रहे हैं उनको कभी भी डिक्लाइन नहीं किया जा सकता, जो इसलिए नहीं किया जा सकता लेकिन क्योंकि वो पहले बच्चों ने खरीद लिया है, वो उनके साथ अन्याय होगा। बट नया आने वाला हर कोर्स ध्यान में रखा जाएगा, डोंट वरी। देखिए, इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क व्हाट वाज डिस्कस, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की बात की गई है। तो उसके अंदर क्या बात की गई है कि ज्ञान जो है, आपकी नॉलेज है वो परमानेंट होती है, एंड इट इज गिवन द नॉलेज डेवलप्ड एंड फॉर्म्ड, ये ज्ञान स्थायी है और ज्ञान के विकास की संरचना होती है, बिल्कुल होती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र की ओर, ऐसा कुछ नहीं बोला है। विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्र, कोई नहीं, तो फर्स्ट ही आएगा, क्योंकि एनसीएफ कहता है कि बच्चों को ऐसा ज्ञान सिखाओ जो परमानेंट रहे, मतलब करके आप सीखोगे तो आप क्या रहोगे भाई, परमानेंट रहेंगे। तो ज्ञान को करके सिखाना है, तो कहीं ना कहीं आपका परमानेंसी उस ज्ञान के अंदर रहेगा, आपकी नॉलेज उस ज्ञान में ज्यादा रहेगी। तो आंसर रहेगा 1, आंसर रहेगा 1। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। मल्टी लैंग्वेज एज ए रिसोर्स वाज स्पॉटेड इन द नेशनल करिकुलम 2005, मतलब 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। बहुभाषा क्या होती है, मल्टी लैंग्वेज, मतलब एक ही क्लास में एक बच्चा हिंदी भी बोल रहा है, एक क्लास में एक बच्चा इंग्लिश भी बोल रहा है, एक क्लास में एक बच्चा मराठी भी बोल रहा है। तो बीइंग ए टीचर आप क्या कहोगे, कुछ तो कहेंगे नहीं भाई हमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ी ना है, एक बच्चा कुछ बोल रहा है, सच्चाई तो ये है आम क्लास में एक बच्चा कुछ बोल रहा है, एक बच्चा कुछ बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं टीचर को प्रॉब्लम हो सकती है, रियलिटी। लेकिन साइकोलॉजी में सच्चाई तो होती ही नहीं ना, साइकोलॉजी में तो महानता होती है, पेडागोजी में तो मतलब महान बनाया जाता है आपको, आपको बेस्ट वे में कि भाई जो अच्छा है बच्चों के लिए वो करो। एक बच्चे में 20 प्रकार की भाषा बोल रहा है एक क्लास में, तो टीचर कभी दुखी नहीं होगा, टीचर के लिए भी सीखने का अवसर है। ठीक है, तो वो मल्टी लैंग्वेजिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेस्ट होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ए वे इज विच एवरी चिल्ड्रन फील सेफ, एक अच्छा तरीका है, हर बच्चा सेफ फील करेगा, मतलब एक ऐसा तरीका है जिसमें बच्चा सेफ फील करेगा कि वो सेफ है। एक बात, आप बहुभाषा बोलने से काहे की सेफ्टी, तो सेफ्टी वाला तो कंटेंट मुझे जचा नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं। नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज इन ऑफ लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बच्चा पीछे ना रह जाए। हाँ ये हो सकता है बिल्कुल, कि भाई ऐसा ना हो किसी बच्चे को भाषा ना आती हो पीछे रह जाए, बट हम और ऑप्शंस को देखेंगे। ठीक है, ए वे अनकरेज चिल्ड्रन फॉर देयर डेवलपमेंट, ये बालकों को उसके विकास के लिए प्रोत्साहन देता है। अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, देखो एक बार ध्यान से सुनना। ए वे अनकरेज चिल्ड्रन फॉर देयर डेवलपमेंट, एक वे है बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, तो बिल्कुल ठीक है सी ऑप्शन। अब देखो भाई बी ऑप्शन भी तो बिल्कुल ठीक है, ए चाइल्ड शुड बी द लेफ्ट बिहाइंड, एक बच्चा जो है पीछे नहीं। देखो अब ध्यान से सुना, बी और 3 दोनों ऑप्शन सही है। अब दोनों ऑप्शन 3 है
तो इसने कोई 2 एंड 3 ऑप्शन तो दिया नहीं, इसने ऑल ऑफ दीज दिया है। तो दिमाग लगाओ, जो 2 ऑप्शन सही हैं और पेपर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है बी एंड सी, तो इसका मतलब उसका आंसर ऑटोमेटिक ऑल ऑफ दीज जाएगा। तो हम पहले वाली स्टेटमेंट को फिर देख लेते हैं। एक तरीका है इसमें बच्चा अच्छा महसूस करे, तो इसका मतलब अब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई बच्चा अलग अलग भाषाओं का है लेकिन टीचर उसको एज ए रिसोर्स देख रहा है, तो हर बच्चा सिक्योर है कि मेरी भाषा को भी वैल्यू दी जा रही है। तो इसीलिए आंसर यहाँ पर फिर ये फर्स्ट वाला भी ठीक है, सेकंड वाला भी ठीक है और थर्ड वाला भी ठीक है, तो आंसर सारे ठीक हो जाएंगे। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, ठीक है। और वो जो पर्सनैलिटी वाला एक क्वेश्चन आया था ना, वो जो कौन से टाइप की पर्सनैलिटी थी, वो मैंने चेक की है भाई, वो कैनन के हिसाब से था। एक क्वेश्चन पे मैंने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया था ना और मैंने आपको बताया नहीं था वो कौन सी वाली पर्सनैलिटी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रही वो कौन सी वाली, मसल्स पता नहीं कौन सी वाली पर्सनैलिटी थी, ठीक है। तो वो पर्सनैलिटी का जो टाइप है वो कैनन के हिसाब से ही आएगा। वो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था ना पीछे पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में, तो उसको क्वेश्चन मार्क लगाया था कि मैं चेक करके बताऊंगी, तो वो कैनन के हिसाब से ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हैज गिवन इंपॉर्टेंस अंडर द हेडिंग क्वालिटी डायमेंशन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किसको महत्व दिया है? गुणवत्ता आयाम मतलब गुणवत्ता का मतलब आपकी जो इंपॉर्टेंस है अंडर द हेडिंग क्वालिटी डायमेंशन, कौन सी चीज है जिससे आपकी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो रही है। आज बच्चे कल की कंपैरिजन में कम है भाई, कहाँ कहाँ भाग जाते हो तुम। देखो, मटेरियल रिसोर्सेज भौतिक संसाधनों को बोला है इन्होंने कि भौतिक संसाधन इंपॉर्टेंट है। एजुकेटेड एंड इंस्पायर्ड टीचर, शिक्षित अभिप्रेरक शिक्षिका, कहीं ना कहीं ठीक है, बट हम सारे ऑप्शन देखेंगे तभी आंसर करेंगे कि कौन सी गुणवत्ता का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। तो देखते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एक्सपीरियंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ज्ञान संदर्भ में संरक्षित अनुभव, कि बच्चों के लिए एक कंस्ट्रक्ट एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं। स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस एंड करिकुलम इम्प्रूव फॉर द चिल्ड्रन, बालकों के लिए संरक्षित अनुभव और पाठ्यक्रम में सुधार। तो एनसीए की सबसे गुणवत्ता यही है कि जो पुराने जमाने से करिकुलम चला आ रहा है, जो सदियों से एक चीज चली आ रही है, उसके अंदर आप सुधार करो, उसकी गुणवत्ता के अंदर, उसकी क्वालिटी के अंदर नया कंटेंट दो, नई चीजें बच्चे को दो, ठीक है। तो नई चीजें, नया कंटेंट, नया स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो बच्चे ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। तो आंसर रहेगा फॉर, आंसर रहेगा फॉर, यस। अब तुम लोग कहते हो ना मैम आप सीटेट के एग्जाम को ऐसे बेइज्जती क्यों कर देते हो कि सीटेट इज अ मोस्ट इजीएस्ट एग्जाम। मैं इसलिए कर देती हूँ क्योंकि मैं बेइज्जती नहीं करती, सीटेट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। लेकिन जब कुछ बच्चे ही कहेंगे ना मैम सीटेट वाली साइकोलॉजी और एस्टेट वाली साइकोलॉजी, तो मैं कहती हूँ भाई धरती और आसमान का फर्क है। एस्टेट में बहुत अच्छा लेवल आता है, सीटेट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मतलब बिल्कुल सिंपल, जिनका कोई सिर पैर भी ना पता हो तो भी बच्चा दिमाग कॉमन सेंस लगा के कर सकता है, ठीक है। तो कॉमन सेंस से भी सीटेट का बच्चा पास हो सकता है कहीं ना कहीं। तो सीटेट में जैसे इस चैप्टर से ही 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। एमपी टेट, यूपी टेट, एस्टेट में एक आधा ही आता है। एस्टेट स्टैंडर्ड एग्जाम होता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ, तो इस चीज पे अदर स्टेट के बच्चे बुरा मान जाते हैं। तो मैं हमेशा क्या कहती हूँ, जिस बच्चे ने एस्टेट की साइकोलॉजी पढ़ ली ना, तो किसी भी स्टेट के एग्जाम में वो अटक ही नहीं सकता, जिंदगी में अटक ही नहीं सकता। सबसे अच्छा लेवल साइकोलॉजी का एस्टेट पीजीटी में आता है। क्योंकि इन क्वेश्चंस को मैं करवा रही हूँ ना, तो मुझे अंदर से फील आ रहा है मतलब क्या ही है इनमें, कुछ है अभी इनमें। लेकिन फिर भी हम तो चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो हर चैप्टर को करेंगे, इजी मुश्किल जैसा मर्जी आए। अब देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाव दिया गया है? भाई कौन सी परीक्षा है? एनसीएफ कहता है भाई इस परीक्षा में तो तुम्हें सुधार करना ही करना चाहिए, तो वो कौन सी परीक्षा है? तो क्लास 10 एग्जाम इज ऑप्शनल, क्लास 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। कंडक्टिंग स्टेट लेवल एग्जामिनेशन एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा में विभिन्न अवस्थाओं में राज्य स्तरीय परीक्षाएं का संचालन करो। भाई विभिन्न अवस्थाओं में राज्य स्तरीय परीक्षाओं का संचालन करो, ऐसा नहीं कहा एनसीएफ ने अंदर। तीसरा, रुक गई क्या, एक मिनट, क्लास रुक गई या चल रही है? चल तो रही है, चल रही है, चल रही है। देखिए, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा का संचालन, की राज्य स्तरीय परीक्षा का संचालन करो। प्रतियोगिता परीक्षाएं ऐच्छिक होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस
इलेक्टिव होने चाहिए। अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं ऑल ऑफ दीज, तो मेरी बात को ध्यान से समझना एक बार आप ध्यान से समझोगे, देखो दिमाग लगाना एक बार। ये कह रहा है कि प्रतियोगिता परीक्षाएं इलेक्टिव होनी चाहिए, इलेक्टिव मतलब आपकी वॉलेंट्री होनी चाहिए। यदि प्रतियोगिता परीक्षाएं वॉलेंट्री होने लगी तो कोई भी बच्चा परीक्षा नहीं देकर राजी होगा, ठीक है। तो कोई भी बच्चा क्यों ही परीक्षा देगा, तो इसलिए भाई 3 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षाओं संचालन की डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर, मतलब आपका चाहे हाफ ईयरली आ गया, ईयरली आ गया, स्टेट लेवल पे हर बार एग्जाम होते रहेंगे, हर बार स्टेट लेवल पे एग्जाम हुए, ये भी उन्होंने नहीं दिया था, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता है। एनसीएफ ने क्या कहा था कि जो 10th क्लास का बोर्ड है वो खत्म कर दो, 10th क्लास वॉलेंट्री मतलब 10th क्लास का जो बोर्ड सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो है बात बोली थी किसने भाई, ये बात बोली थी एनसीएफ ने कि 10th क्लास का जो बोर्ड है वो वॉलेंट्री होना चाहिए। नेक्स्ट है करिकुलम कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है। जो पाठ्यक्रम होता है वो कौन से चर के अंदर आता है, मतलब किस वेरिएबल के अंदर आता है जो पाठ्यक्रम है। डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, इंडिपेंडेंट मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर, तो मैंने अभी बताया था जो पाठ्यक्रम है वो इंटरव्यूइंग या मध्यस्थ चर में आता है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम इंटरव्यूइंग या मध्यस्थ चर के अंदर आता है क्या आपका पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है हाउ मेनी वेरिएबल्स डज इट हैव ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग। शिक्षण के आधार पर पाठ्यक्रम के कितने चर होते हैं। शिक्षण के आधार पे पाठ्यक्रम के कितने चर होते हैं, ये अभी अभी क्वेश्चन किया। 3 वेरिएबल्स होते हैं एजुकेशन के, आपकी शिक्षा के, आपके मतलब बेसिस टीचिंग के 3 वेरिएबल्स होते हैं। तो वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ। तो 3 वेरिएबल्स होते हैं, तो आंसर रहेगा बी, यस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों में से कौन सा भाग नहीं है। तो एनसीएफ 2005 के 5 मुख्य सिद्धांत हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे रटने पर बल ना दो, बाहरी दुनिया से जोड़ो, प्रजातांत्रिक मूल्य होने चाहिए, ज्ञान की संरचना होनी चाहिए, बच्चा करके सीखना, मतलब इस टाइप से दिए थे, ठीक है। तो पूछ रहा है भाई कौन सा सिद्धांतिक मूल्यों में नहीं है। कंडक्ट गुड एक्सटर्नल एग्जाम, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करवाना। नेक्स्ट है इट्स नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस थ्रू द रोट लर्निंग, रटने पर महत्व नहीं देना, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा भाई रट्टा फाइड मत करो, बच्चा करके सीखो, रट्टा फाइड मत करो, तो ये ठीक है बी ऑप्शन। नॉलेज बियॉन्ड द बुक्स, किताबों के बाहर का ज्ञान देना चाहिए, बस बिल्कुल बच्चों को किताबी नॉलेज नहीं देनी चाहिए, ये भी कहता है एनसीएफ। एंड लिंकिंग नॉलेज रियल लाइफ, जो आपका ज्ञान है उसको आप असली जिंदगी के साथ जोड़ के बच्चों को समझाओ कि भाई रियल जिंदगी में भी क्या, ऐसी किताबें पढ़ाओ जिनको पढ़ के बच्चों को लगे यार मेरे जिंदगी में भी कहीं ये किताब काम आएंगी, ये नहीं है कि वो बस किताब मात्र हो। तो इसने पूछा है कि कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछा है तो फर्स्ट आ जाएगा कंडक्ट गुड एक्सटर्नल एग्जाम, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। उन्होंने इस चीज पर बहुत ज्यादा बल नहीं दिया है कि बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करो, तो इस चीज पर उन्होंने बहुत ज्यादा बल नहीं दिया है, ठीक है। तो आंसर रहेगा 1, आंसर रहेगा 1, यस। नेक्स्ट है करिकुलम टर्मिनोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है। पाठ्यचर्या पूछा है किस ओर संकेत करती है, ठीक है। आपको बताना है कि जो आपका करिकुलम है वो किस ओर संकेत कर रहा है। इन द इवेल्युएशन प्रोसेस, ये एक मूल्यांकन की प्रक्रिया है, तो करिकुलम इज नॉट द प्रोसेस ऑफ मूल्यांकन, ये मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं है। क्लास मटेरियल, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य वस्तु की क्लास में जो मटेरियल है वो ही देना आपको करिकुलम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एजुकेशन मेथड एंड कंटेंट ऑफ टीचिंग, शिक्षा पद्धतियों में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की शिक्षा में जो पद्धति है और जो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है वो ही करिकुलम है। या द कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ द स्कूल इन विच वी गेट डेली एक्सपीरियंसेस, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें हम प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। करिकुलम वो चीज होती है जिसमें आपका एजुकेशन प्लस आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, आपके एक्सपीरियंसेस, डेली के जो अनुभव होते हैं वो सभी के सभी चीजें किसके अंदर शामिल होती हैं भाई, करिकुलम के अंदर, ठीक है। तो वो सभी के सभी चीजें किसके अंदर शामिल होती हैं, करिकुलम के अंदर शामिल होती हैं। सभी की सभी चीजें आपकी किस में शामिल होती हैं भाई, करिकुलम के अंदर, ठीक है। तो डी रहेगा सही उत्तर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड completing patterns in essential part of mathematics curriculum at the primary level because पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना
प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। मतलब ये पूछना चाहता है कि पैटर्न की पहचान करना, रिकॉग्नाइज करना आपके पैटर्न्स को एंड पूरा करना प्राथमिक स्तर पर, उनको पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या की पहचान है। तो क्या चीज है, मतलब क्या स्टेटमेंट है जिसको देख के आपको लगेगा कि ये गणित की पाठ्यचर्या की पहचान है, तो वो क्या चीज है? तो देखिए, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, गणित का मतलब होता है बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना। कहीं ना कहीं ये सच है, लेकिन साइकोलॉजी में नहीं है, असली जिंदगी में। आप एसएससी सीजीएल वगैरह कुछ देते हो तो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैथ के बिना मजा नहीं आएगा, तो बिल्कुल जरूरी है। हेल्प द स्टूडेंट फॉर सॉल्विंग सुडोको पजल, सुडोको पहेली को हल करने विद्यार्थियों की सहायता करना। सुडोको पता होगी ना, जो वो एक पजल सी आती है, तो सिर्फ वो पजल सिखाना इज नॉट द मैटर। तो वो पजल सिखाना मैटर नहीं करता कि आप पजल सिखा रहे हो बच्चों को, ये नहीं है सही। नेक्स्ट है, इट एनकरेज द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट एंड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर्स एंड एक्टिविटीज। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, संख्याओं और क्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। आप ध्यान से देखिए, अगला ऑप्शन और देख लेते हैं एक बार। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। आर्टिस्टिक क्वालिटीज को मैथ इतना ज्यादा विकसित नहीं करता है। इस देखो, वैसे 4 ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर है मैथ्स की इंपॉर्टेंस को लेके। किट एनकरेज द एक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी, और जो हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी नंबर, कोई भी एक्टिविटी। तो मैथ्स के रूप में सबसे बेटर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 13। ठीक है, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 13 जो है राइट आंसर रहेगा इसके लिए। इधर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ हाँ सही उत्तर दे रहे हो तुम सारे के सारे, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन है, द करंट एनसीईआरटी The current NCERT textbook for the mathematics has been written keeping in the mind of recommendations of, जो वर्तमान में पुस्तक लिखी गई हैं, जो गणित की पुस्तक हैं, वर्तमान में जो पुस्तक लिखी गई हैं मैथमेटिक्स की, या कोई भी पुस्तक जो वर्तमान में है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की अनुशंसाओं को ध्यान में रख के लिखी गई हैं, तो किसको फॉलो किया उसने? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 को फॉलो किया उन्होंने, या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 या 1986 की पॉलिसी को उसने इंक्लूड किया है। करिकुलम ऑफर्ड बाय द सीबीएसई 2006, या 2006 में सीबीएसई ने कुछ दिया था वो फॉलो किया है, या कोर्स ऑफर्ड बाय द स्टेट बोर्ड इन 2005 और 6, या जो स्टेट लेवल के बोर्ड्स ने जो करिकुलम दिया है उसको इन्होंने आधार माना है। तो आपको पता है आजकल जो देखो टेक्स्ट बुक का काम वैसे एनसीईआरटी करती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये अलग बात है कि एनसीईआरटी का काम है टेक्स्ट बुक हैंडल करना और ये वो सब कुछ, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट आजकल दिया जा रहा है तो वो एनसीएफ के रूल्स को फॉलो करके ही दिया जा रहा है। तो वो एनसीएफ के रूल को फॉलो करके दिया जा रहा है बेटा, तो आंसर रहेगा 1, आंसर रहेगा 1। ठीक है, नेक्स्ट है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 recommends that the emphasis should be on the science education at upper primary level। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को डैश बल देना चाहिए। उच्च प्राथमिक शिक्षा पर विज्ञान शिक्षा पर बल देना चाहिए। क्यों देना चाहिए भाई विज्ञान शिक्षा? आपकी जो साइंस है वो क्यों इंपॉर्टेंस है, मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या साइंस पर क्यों बल देना चाहिए, तो क्या वैल्यू है उसकी देख लेते हैं। माही तन्वी एंड सुषमा राजपूत, मुझे ये बताओ, और ये जितने भी बच्चे ए उत्तर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, अभी मुझे नहीं पता कौन सा उत्तर है, मैंने 4 ऑप्शन ही नहीं पढ़े, तो आप लोगों ने ए आंसर कैसे दे दिया? इससे तो बिल्कुल पक्का पता चल गया कि तुम नकल मार रहे हो और तुम किताब को खोल के बैठे हो। अरे भाई दिमाग से सोचो, आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन फ्लैश हो रहे होते तो मैं मान लेती कि आपने 4 ऑप्शन को देख लिया और आप आंसर दे रहे हो। सोचो 4 ऑप्शन फ्लैश हो रहे होते तो मैं मान लेती कि आपने 4 ऑप्शन देखा और आपने आंसर दे दिया। अभी 15 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही फ्लैश हो रहा है। आप कैसे कह सकते हो कि आंसर 1 है इसका? मैं ही नहीं कह सकती, जब तक मैं 4 ऑप्शन को नहीं पढ़ लूंगी तो मुझे कैसे पता इसका आंसर 1 है? तब तो पता होता जब फिक्स क्वेश्चन होता कि भाई ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दिया है और पहले नंबर पे लिखा होता थॉर्नडाइक,
तो आप कहते 1 1 1, आपने बाकी 3 ऑप्शन ही देखे, आप 1 बोल देते। लेकिन इस क्वेश्चन का आप बिना 3 ऑप्शन देखे 1 कैसे बोल सकते हो? तो इसका मतलब किताब खुली है नीचे। अब ये किताब जिसने खोल रखी है इसको अभी के अभी बंद कर दो, नहीं तो पढ़ने पढ़ाने का कोई मजा नहीं है। अरे तुम अपना ज्ञान पकड़ो भैया, किताब खोल के बैठे हो, साइकोलॉजी की टीचर को पागल बना रहे हो। ऑप्शन 4 है नहीं, उससे पहले आंसर श्योर कैसे कर सकते हो? मेरे को नहीं पता कौन सा आंसर है, चारों ऑप्शन पढ़ूंगी तभी तो सही उत्तर बताऊंगी। कमाल कर रहे हो। हाँ भाई, गलत बात, गलत बात, चीटिंग चीटिंग। बचपन में बोलते थे ना, चीटर कॉप, चीटर कॉप। ये जो जितने 1 लिख रहे हैं सारे किताब खोल के बैठे हैं। किताब बंद कर दो अभी के अभी, किताब बंद करो। चलो देखो, नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रिकमेंड दैट एम्फोसिस शुड बी ऑन साइंस एजुकेशन एट द अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी बोले तो 6 to 8, ठीक है, अपर प्राइमरी बोले तो 6 to 8। तो अपर प्राइमरी लेवल पे ये रिकमेंड कर रहा है भैया कि आप विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा दो। तो क्यों दो? ऑप्शन नंबर 1 है हेल्पिंग लर्नर्स टू कनेक्ट द क्लासरूम लर्निंग विद द वर्ल्ड आउटसाइड द स्कूल। कक्षा कक्ष में अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करना। मतलब कक्षा में जो सिखाया जा रहा है उनको बाहर की दुनिया से जोड़ो और उनकी मदद करो, ठीक है। हाँ, पता कैसे क्या तुम्हें? ये ऑप्शन है, बाकी 3 पढ़े बिना। अगला है, मतलब अगला ऑप्शन देखो, टू हेल्प द लर्नर्स टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग ऑफ साइंस। ओ भैया, इंटरनेशनल लेवल पे उनको साइंस सिखाना है, ना ना ना, देखते हैं। मिनिमाइज सोशल इनइक्वालिटीज अमंग द लर्नर्स। सामाजिक विषमताओं को न्यून करना, ऐसा कोई साइंस में स्ट्रीम नहीं होता है, ठीक है। टू प्रमोट नॉलेज बेस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड एस्टैब्लिश द पीसफुल सोसाइटी। शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करना और मानवीय मूल्यों को ज्ञान आधार बनाना। अब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 4 भी दे सकते थे, लेकिन बेटा इसका आंसर 4 तब अच्छा लगता जब ये सामाजिक विज्ञान नैतिक शिक्षा का कंटेंट होता। ये साइंस का कंटेंट है, तो साइंस का कंटेंट है, तो अब आंसर मैं कहूंगी 1 है, क्योंकि हमने चारों ऑप्शन को पकड़ लिया है, मतलब समझ लिया है। तो नाउ आंसर इज 1। बट जिन्होंने बिना देखे 1 बोला तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। हेल्पिंग लर्नर्स टू कनेक्ट द क्लासरूम लर्निंग विद द वर्ल्ड एंड आउटसाइड द स्कूल। तो आंसर रहेगा बच्चे, आंसर रहेगा 1, आंसर रहेगा 1। यस, अब जो 1 बोल रहे हैं उन सबका आंसर बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कतई बढ़िया, ठीक है, कतई जहर है। जो अब समझ के उत्तर दे रहे हैं उनका। हाँ चलो आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, ऐसे तो तुम दे सकते हो क्योंकि स्क्रीन पे चारों ऑप्शन एक साथ आ गए। अब देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन स्टूडेंट इज दिस। कि मैथमेटिक्स एजुकेशन जो स्टूडेंट्स की है, मतलब वन ऑफ दीज, तो कौन सा है बताना है आपको। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट इज। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, यह है, क्या है गणित शिक्षा का? डेवलप न्यूमेरिकल स्किल्स, संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। आपके न्यूमेरिकल स्किल्स का विकास कर रहे हो आप, बिल्कुल हो सकता है, बट हम तो सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। डेवलपमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समस्या समाधान स्किल। मैथ में ज्यादा समस्या समाधान स्किल्स पे काम नहीं करते हैं ज्यादा, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब सॉरी, नरिशिंग एनालिटिकल एबिलिटी, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, नरिश कर रहे हो आप उसको। मैथमेटिक्स ऑफ द चिल्ड्रन थिंकिंग प्रोसेस, बालक की चिंतन प्रक्रिया में गणितीयकरण लाना। तो बिल्कुल बच्चे की चिंतन प्रक्रिया भी ऐसी हो, यूं 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 यूं, कैलकुलेशन हाथों पे दौड़े, दिमाग में दौड़े अबेकस की तरह, ठीक है। तो आंसर रहेगा बच्चे 4। आंसर रहेगा क्या? 4 आपका जो है राइट आंसर रहेगा क्या भाई? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग एनसीएफ 2005 टारगेट स्टेटमेंट स्कूल मैथमेटिक्स डजंट ऑक्योर इन द सिचुएशन हुज चिल्ड्रन। एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बालक, मतलब ये कह रहा है भाई, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बालक, किस स्थिति में नहीं होता देख लेते हैं भाई, क्या स्थिति है जिसमें आपका विद्यालय का गणित नहीं हो सकता। देखते हैं आंसर। लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स, गणित का आनंद उठाने के लिए गणित को सीखते हैं, हो सकता है गणित का भी आनंद लिया जा सकता है। सीइंग मैथमेटिक्स एज वंस डेली लाइफ एक्सपीरियंस, गणित को अपने नैतिक जीवन के अनुभव के रूप में देखने के लिए बिल्कुल ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट है अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते और हल करने के लिए, मतलब जो आपकी मीनिंगफुल समस्याएं हैं, जो आपका मीनिंगफुल पैटर्न है, उनको समझने के लिए, मतलब उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। या मेमोराइज्ड फार्मूलाज एंड एल्गोरिदम, सूत्र और एल्गोरिदम को कंठस्थ करने के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझने का है ये कह रहा है एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित स्थिति में क्या नहीं होता, नहीं पूछा है, ठीक है, क्या नहीं होता है। तो आपको पता है एनसीएफ क्या कहता है, भाई गणित एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, गणित को एंजॉय करो, गणित को डेली लाइफ से जोड़ो, गणित को दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ो, गणित की समस्याओं को ध्यान रख के उनको मीनिंगफुल तरीके से हल करो। लेकिन एनसीएफ नहीं कहता भाई तुम सूत्र रट लो, ठीक है, एनसीएफ नहीं कहता, रटने पे तो एनसीएफ काम ही नहीं कर रहा, तो एनसीएफ कह ही नहीं रहा कि तुम सूत्रों को रट लो। तो सूत्रों को रटने की बात एनसीएफ आपको कह ही नहीं रहा, तो आप सूत्रों को नहीं रट सकते हैं, ठीक है। ये सब आंसर सही दे रहे हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द मैथमेटिक्स करिकुलम इज एम्बिशियस सिक्वेंशियल एंड टीचर इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स हेयर एम्बिशियस। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है, यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। इसमें महत्वाकांक्षी का क्या अर्थ हुआ, ठीक है। एम्बिशियस मीन क्या है, वैसे तो एम्बिशियस मीन्स होता है जिसके अपने ड्रीम्स होते हैं, जो जिंदगी में कुछ बहुत बेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो एम्बिशियस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो एम्बिशियस वर्ड यूज करते हैं, जो महत्वाकांक्षी, बढ़िया, मतलब ड्रीम्स जिसके हों। बट यहाँ देख लेते हैं फाइंडिंग आउट द नैरो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल। विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को खोजना। संकीर्ण उद्देश्यों को तो नहीं खोजेंगे ना, ठीक है, हाँ, संकीर्ण उद्देश्यों को तो हम बिल्कुल नहीं खोजेंगे। टू फाइंड द हायर एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स स्कूल, विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। हायर उद्देश्यों को तो बिल्कुल खोजेंगे, बट बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। गणित की समस्याओं को हल करने में एक से अधिक तरीकों का शिक्षण, भाई गणित को हल करने के लिए भी आप डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग जो है स्ट्रेटजीज अपनाओ। अगला टीचिंग वेरियस टाइप ऑफ मैथमेटिक्स सच एज द अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, डाटा मैनेजमेंट, और विभिन्न प्रकार की जो है, अलग अलग प्रकार की जो है आप क्या कर रहे हो भाई, टीचिंग जो डाटा है अलग अलग प्रकार के। अब ध्यान से देखो, ये एनसीएफ के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को एक बार रीरीड करते हैं। ये कह रहा है भाई एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा इसने, एम्बिशियस शब्द का क्या मतलब है, एम्बिशियस शब्द का मतलब पूछा है। तो गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य एम्बिशियस नहीं हो सकता, ठीक है। जो क्वेश्चन समझ नहीं आए एलिमिनेट करो और उस क्वेश्चन को करो, ठीक है। गणित में मोर देन द वे टू सॉल्व द मैथ्स, गणित की समस्याओं को एक से अधिक तरीके से, यार मैथ्स कभी भी एक से अधिक तरीके से सोल्व नहीं होता, बेसिकली मैथ्स को हम एक ही तरीके से, हाँ वो बात अलग है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, बट जब स्कूल के बच्चों की बात है तो भाई उनको 50 तरीके बताओगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप उनको एक तरीके से या दो तरीके से जो मेथड होता है उससे आप काम करेंगे, ठीक है। तो अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, आंकड़ा ये भी नहीं है। तो एनसीएफ कहता है कि जो हायर उद्देश्य हैं, जो लर्निंग है, जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, तो उन पर जो है आपको काम करना है, ठीक है, उन पर आपको क्या करना है, काम करना है। नेक्स्ट एनसीएफ 2005 हैज गिवन द मोस्ट एम्फेसिस, 2005 सबसे ज्यादा बल किस पर देता है, 2005 जो सबसे ज्यादा बल किस पे देता है, ठीक है। आज की सीरीज एस्टेट वाले टाइप के अंदाज में नहीं है ना, तब इसमें वो मजा नहीं आता, क्योंकि ये सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट वाले अंदाज में है। एस्टेट वाली सीरीज एस्टेट के अंदाज में होती है, अलग ही मजा आता है। अब इनमें क्या ही मजा है, मतलब सी टेट वाली सीरीज में देखो, एनसीएफ 2005 किस चीज पर एम्फेसिस करता है, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की संरचना करने पर, मेमोराइजिंग द कॉन्सेप्ट को रटने पर, ऑन सॉल्विंग डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन सवालों पर, ऑन डूइंग मैथमेटिक्स, तेजी से गणित करने पर। तो बताने की जरूरत नहीं है भाई, ये किस पर जोर देता है, आपका कंस्ट्रक्टिविज्म, आपकी संरचना पर जोर देता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, संरचना पर आपको क्या देता है, जोर देता है, ठीक है। नेक्स्ट एनसीएफ बल देता है रोड लर्निंग, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, तो करके सीखने पर जोर देता है एनसीएफ। 25 ही क्वेश्चन है, 25 ही करेंगे बस। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 मैथमेटिक्स टीचिंग शुड बी बालक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य केंद्रित, तो बालक केंद्रित होना चाहिए भैया एनसीएफ के हिसाब से शिक्षण। फिर ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, पागल बना रहे सारे मैथ के क्वेश्चन।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना एक तरीका शामिल होता है, किसके दृष्टिकोण द्वारा प्रदान किया जा सकता है। मतलब मैथ्स के अंदर कई बच्चे कहते हैं मैम मैथ्स में चिंतन होता है, मैथ्स में तरीका होता है, तो बिल्कुल भाई मैथ्स में चिंतन होता है, मैथ्स में थिंकिंग होती है, मैथ्स में भी भावनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किसके दृष्टिकोण से प्राप्त किया जा सकता है। यूजिंग द एक्सप्लोरेटरी अप्रोच, यूजिंग द मैनुअल लिंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन रियल लाइफ एंड एंगेजिंग स्टूडेंट टू डिस्कशन, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यालय चर्चाओं का प्रयोग करना। तो सीधी बात है, मुझे तो लग रहा है इतना सब कुछ करेंगे तभी तो वो रियल लाइफ से कनेक्ट होगा। पाठ्य पुस्तकों पर पुनर्बलन देना नहीं, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल देना नहीं, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना नहीं, तो आंसर रहेगा भाई 1, आंसर रहेगा 1। ठीक है, मैं किसी के कमेंट्स देखती ही नहीं जब मैं पढ़ाती हूँ, तुम तो पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो। पढ़ाते टाइम सिर्फ पढ़ाने पे फोकस होना चाहिए, पढ़ाने के बाद लास्ट में कमेंट्स देखूंगी 2 मिनट। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताना है आपको। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रिकमेंड दैट ग्रेटर एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन टीचिंग साइंस एट द अपर प्राइमरी लेवल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण से अधिक बल देना चाहिए, कि साइंस टीचिंग पर बल देना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो क्या है, टू रिलेट क्लासरूम लर्निंग विद द साइड ऑफ स्कूल, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करना। एनसीएफ में घिसे पिटे यही उत्तर पाएंगे। पाठ्य पुस्तक को वैज्ञानिक रूप देना नहीं, पाठ्य पुस्तक में अभ्यास करना नहीं, परीक्षाओं को विद्यार्थी का प्रदर्शन करना नहीं, तो आंसर रहेगा 1। भाई सबका आंसर यही है, बाहरी क्या है, मतलब कुछ मजा भी नहीं आ रहा। बच्चा क्या है, बच्चा एक एम्प्टी वेसल है विच नॉलेज गिवन बी द एल्डर टू बी फिल्ड। रीता बर्तन मतलब खाली बर्तन। ठीक है, बच्चा खाली बर्तन के समान है, बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान उसके अंदर भर सकते हैं। बच्चा निष्क्रिय है, नहीं भैया कभी कहने गलती मत करना ऐसा। बच्चा जिज्ञासु होता है, अपने चारों ओर के जगत को खोजने से अपने तर्कों को क्षमताओं का उपयोग करता है। बिल्कुल, बच्चे के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होता है, वो अपने ज्ञान अपने चिंतन अपने हर चीज से जो है खोजने का क्या करता है भाई, प्रयत्न करता है। दे आर लाइक अडल्ट, बच्चा अडल्ट की तरह होता नहीं, बच्चा तो अपना मजेदार होता है भाई। तो आंसर रहेगा 3, बच्चा एक जिज्ञासु प्राणी होता है, अपनी क्षमताओं से चीजों को सीखता है। ठीक है, अपनी क्षमताओं से चीजों को सीखता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है और शाउट आउट जाएगा जो सबसे पहले सही आंसर देगा, और मैं बिल्कुल एक टक देख रही हूँ फोन में, जो पहले सही आंसर देगा उसी का ही नाम पुकारा जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का शाउट आउट जाने वाला है उस बच्चे के नाम। तो क्वेश्चन है जरा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का अंतिम क्वेश्चन। मुझे पढ़ लेने देना गुरुजनों, उसके बाद उत्तर देना ताकि मैं देख लूं पहला सही उत्तर किसने दिया है। ठीक है, क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एनकरेज चिल्ड्रन टू मेक एफर्ट्स इन देयर स्टडीज टीचर नीड। टीचर को क्या चाहिए बच्चे को एनकरेज करने के लिए उसकी पढ़ाई में, आंसर सही वही माना जाएगा जो 25 के आगे उसका आंसर लिखेगा। ठीक है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, कंपेयर द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ बच्चे की तुलना करनी चाहिए। मोटिव द चिल्ड्रन, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। स्कॉल्ड द चिल्ड्रन, बच्चे को दे धपा मरना चाहिए। ठीक है, कीपिंग द चिल्ड्रन अंडर कंट्रोल, बच्चे को नियंत्रण में रखना चाहिए, बच्चे को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो देखो जो आखिरी क्वेश्चन है वही शाउट आउट होता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो इस क्वेश्चन का 25 का जो बी आंसर है सबसे पहले दिया है क्या बात, सबने सही दिया है। 25 का बी 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 बी। हाँ, तो भाई आज का जो शाउट आउट जाता है, आज की क्लास को हम डेडिकेट करते हैं
25 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी, बच्चे को प्रेरित करके ही मतलब हम करेंगे। तो 25 का सही आंसर है बी। और आज का शाउट आउट जाता है मोनू यादव के नाम। मोनू यादव का पहला सही आंसर आया है 25 का बी। ठीक है, बच्चे को मोटिवेट किया जाना चाहिए। तो टुडे शाउट आउट गोज टू मोनू यादव एंड रति सांगवान, इनका सबसे पहले सही आंसर आया है। सो आपको मिलता है केबीसी की तरफ से डैश 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 का प्राइज। तो ठीक है भाई। अरे एक है ना, तुम ऐसे मत बोला करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मतलब गुस्सा नहीं आता। अब देखो कुछ लेसन्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे परसों तो तुम्हें इतना मजा आ रहा था एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में भाई। अब चैप्टर ही ऐसा एनसीएफ, यूं बेइज्जती मत करा करो चैप्टरों की कि आज तो बोर हो गए, आज का चैप्टर बोरिंग था, कल का इंटरेस्टिंग था, कल तो मजा आ गया। भाई चैप्टर तो सारे ही करेंगे, मजे लेने के लिए थोड़ी ना पढ़ना होता है। पढ़ना किस लिए होता है? पढ़ना मजे लेने के लिए नहीं होता, जीवन में कामयाब होने के लिए पढ़ना होता है। ठीक है, जीवन में कामयाबी चाहिए तो मजे लेना छोड़ दो। ये जो मजे लेने की फितरत है ना पढ़ते टाइम, ये बहुत गलत है। ठीक है, तो कभी ये मत सोचा करो ये वाला चैप्टर इंटरेस्टिंग। अब ये थोड़ा ना मैं सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर ही पढ़ाती रहूंगी तुम्हें। पेपर हम तो सारे चैप्टरों के क्वेश्चन करेंगे, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन करेंगे। अब कोई चैप्टर इंटरेस्टिंग है, कोई चैप्टर बोरिंग है, कोई चैप्टर बेकार। हाँ, कुल मिला के मुझे भी इतना मजा नहीं आया सच बताऊं, क्योंकि वैसे मुझे ये सीटेट वाली पढ़ाई थोड़ी कम ही रास आती है। पता नहीं मेरे नेचर में नहीं है ये सीटेट वाली पढ़ाई पढ़ाना, मुझे मजा ही नहीं आता। मुझे जब तक मजा नहीं आता, जब तक मेरे को लगता नहीं यार मैंने कुछ एक्सप्लेन खास किया है। और सीटेट वाला जो क्वेश्चन सीरीज होता है ना, इसमें कुछ खास मिलता ही नहीं एक्सप्लेन करने को, इसलिए सच में मुझे कम मजा आता है। ये रियलिटी है, मैं मान गई, ये रियलिटी है। लेकिन भाई पढ़ेंगे तो सारे ही ना चैप्टर, हम कुछ मिस थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि एसटेट में जो पीआरटी का कंटेंट आता है वो सीटेट से मिलता है बहुत सारा। तो हमारे लिए ऐसा थोड़ी ना पीआरटी वाले बच्चे इंपॉर्टेंट ही नहीं है। हाँ, हमेशा हम टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों को ही बोल बोल के पढ़ाते रहे, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो पीआरटी वाले बच्चों को भी तो पढ़ाएंगे, दे आर आल्सो वेरी स्पेशल ना। हाँ, तो भाई होप सो आज की सीरीज तुम्हें अच्छी लगी होगी। आज की सीरीज तुम्हें अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हम ये अब राम राम कर रहा है, बाय बाय का टाइम हो गया, डीप स्टडी विद प्रदीप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं अपनी नई सीरीज के साथ, मतलब नया बढ़िया वाला किसी जबरदस्त से चैप्टर के साथ मिलेंगे। और कल शायद शायद नॉट श्योर, शायद कल शाम को मैं सीरीज जल्दी ले लूं, क्योंकि किसी स्टूडेंट है वैसे तो मेरी, और मेरी बेटी की टीचर है, तो उनकी मैरिज है और उसने बहुत बार बोला है मैम आना है आना है आना है। तो मेरे को यह है कि जाऊं ना जाऊं। लेकिन कुछ स्टूडेंट बड़े विशेष हो जाते हैं, मतलब ऑफलाइन के होते हैं, कनेक्ट रहते हैं। फिर मेरी बेटी की टीचर भी है, तो मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है उसकी शादी है तो जाना चाहिए। तो मे भी कल की रात की सीरीज मैं यदि शादी में चली गई तो मैं नहीं लूंगी। अब ऐसे तैयार श्यार होके पढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मतलब वैसे तो मैं शादी में जाने से पहले पढ़ा सकती हूँ, बट वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ में। ठीक है, तो शायद कल सीरीज लूँ ना लूँ कुछ श्योर नहीं है, या दिन में ले लेंगे, मतलब पढ़ाऊंगी जरूर, लेकिन ठीक है ना, टाइम इधर उधर हो सकता कल कल के लिए। ठीक है भाई, सो बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर कल या परसों अपनी सीडीपी की सीरीज के अंदर। बाय बाय। और इसी सीरीज के बाद जो सीरीज शुरू होगी वो बहुत जबरदस्त होएगी, प्रीवियस ईयर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्या है, चैप्टर वाइज सीरीज। जैसे ही अपनी चैप्टर वाइज सीरीज खत्म हो जाएगी देन हम प्रीवियस ईयर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे काम करेंगे। ठीक है भाई, बाय। क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं हुआ भाई। हम्म, टीजीटी इंग्लिश के लिए कोई बेस्ट बुक नहीं बनी है, सारी आपको ग्रामर करनी है और लिटरेचर के थोड़े बहुत पॉइंट करने और एनसीईआरटी पढ़नी है। टीजीटी साइंस के लिए साइंस वाले टीचर बताएंगे। ठीक है भाई, ओके बाय बाय। थैंक यू मनीषा, वेरी गुड, YRKKH, शाबाश। टीजीटी एस्टेट में कॉमर्स वाले तब तक एलिजिबल नहीं होंगे जब तक हिस्ट्री ज्योग्राफी का एक नहीं दे देंगे और टीचिंग ऑफ एसएस नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो, ओके। बुक का नाम है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ